आज हम एटी चर्चा में चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज की। उनको शपथ लिए हुए तकरीबन 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गए हैं और उन्होंने इस बीच में कई ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। उनके कैबिनेट की 2 बैठकें हुई है और दर्जनों फैसले इस बीच में सामने आए हैं और उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग उन फैसलों को विवादास्पद बता रहे हैं तो कुछ लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया टुडे ग्रुप के हमारे कुछ सहयोगी और वो बताएंगे कि वो उन फैसलों पर क्या क्या सोचते हैं। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे एजुकेशन से जुड़ी हुई अनविता, आयशा और साथ ही हैं प्रथम, धर्मेंद्र जी हैं और असीम थपलियाल भी है बिजनेस टुडे के। तो आप सबका स्वागत है। आप ये बताइए कि आप इन फैसलों को कैसे देखते हैं? आपको कौन कौन से 2-3 फैसले याद हैं जो योगी आदित्यनाथ ने हाल में किए हैं और उन पर आपकी क्या रिएक्शन है? योगी आदित्यनाथ ने जो एंटी रोमियो स्क्वाड का फैसला लिया है, आई थिंक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। बिकॉज जैसे जैसे दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यूपी में रेप के, हैरेसमेंट के, लड़कियों के, ये जो फैसला लिया है इससे ये चीज़ पे थोड़ी रुकावट आएगी। लेकिन मैं इस चीज़ के भी थोड़ा विरोध में भी बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ पे बिना जाने कि जो कपल घूम रहा है वो भाई बहन है या कोई रिश्तेदार है या सिर्फ दोस्त है, उनको भी रोका जा रहा है, उनको भी अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। तो हर किसी के ऊपर हम आई थिंक इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, हर किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको सच में लग ना रहा हो कि वो कोई आदमी किसी लड़की के पीछे जा रहा है या उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक तब तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन जो स्टेप है अदरवाइज बहुत अच्छा है। आई थिंक आयशा इसके बारे में हमें कुछ और आगे बता सकती है। मुझे तो ये स्टेप बहुत अच्छा लगा, जो गर्ल्स सिक्योरिटी के लिए है, उससे काफ़ी सिक्योर फील करेंगी गर्ल्स स्टेट में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ओवरनाइट स्टेप कैसे लिया जाता है। आइदर देयर शुड बी सम अवेकनिंग, सम कैंपेनिंग, या फिर जो लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दे शुड बी इन्फॉर्म्ड कि वो कैसे जज करें। दैट इज़ मिसिंग। तो एग्जीक्यूशन सही से निकल के नहीं आ रहा। स्टेप्स कितने भी ब्रिलियंट हों, दे शुड बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। दैट इज़ मिसिंग। The step is fine, but it should be executed in that manner कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे लोगों के ऊपर, क्योंकि कॉमन लोग ही सफ़र करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। जैसे कि किसी के डैड को या किसी के ब्रदर को मारा गया हो उसके साथ, so those cases are not giving a positive message of this positive step. One more thing I want to say about is illegal cow slaughterhouse. Okay, good, it is a nice step. लेना चाहिए था ये स्टेप, क्योंकि इलीगल चीज़ कोई भी हो स्टेट में नहीं होनी चाहिए। पर देयर शुड बी सम नोटिस पीरियड और देयर शुड कोई डायरेक्टिव्स होने चाहिए, कोई कानून के या कोई नोटिस या कोई रूल्स होने चाहिए। बताना चाहिए लोगों को, अवेकनिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी। 10 दिन बाद भी आप करोगे तो आपके शॉप्स पे ताला लग जाएगा। किसी को अनएम्प्लॉयड कर देना ओवरनाइट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो इन लोगों ने रोमियो स्क्वाड और स्लॉटर हाउस पे अपनी बात रखे हैं, लेकिन योगी सरकार ने और भी बहुत सारे फैसले लिए हैं, जैसे कि किसानों के लिए लिए हैं, कुछ क्राइम पर लिए हैं और कुछ सफाई से संबंधित है। इस पे हमारे दोस्त लोग कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, सरकार अभी बनी है, सिर्फ 15 दिन है, तो जज तो नहीं कर सकते सरकार को कि कितना अच्छा काम किया है या कितना बुरा काम किया है। लेकिन मैंने ये देखा है 15 दिनों में जो तेज़ी दिखाई है सरकार ने, जितनी तेज़ी से फैसले लिए जा रहे हैं, यही ट्रेंड नरेंद्र मोदी ने सेट किया था। अगर आपको याद हो 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए थे और उसी ट्रेंड में योगी भी चल रहे हैं। उन्हें तो वो तेज़ी से फैसले ले रहे हैं और उनका जो स्टाफ है, जो सरकारी महकमा है यूपी का, जो हमेशा से सुस्त पड़ा रहा है, वहाँ के टीचर देख लीजिए। मैं यूपी से ही आता हूँ, बचपन वहीं बिताया है मैंने, और वहाँ जो चीज़ें आज जैसे फैसले लिए गए कि ट्रांसफार्मर को सिटीज़ में 24 घंटे में बदल देना है अगर ख़राब हो गया, जो लोअर टियर 2 या टियर 3 जगह हैं वहाँ पर जो है 48 घंटे। तो जो तेज़ी लाने की ज़रूरत है वो सरकार ने दिखाई है और फैसले भी बहुत तेज़ी से लिए जा रहे हैं। फार्मर्स के प्रो फार्मर्स फैसले बहुत सारे लिए गए हैं सरकार के द्वारा, और उसके अलावा बहुत सारे और फैसले लिए गए जिससे जो एक सिस्टम है प्रदेश का, जो बहुत समय से सुस्त पड़ा हुआ था, वो जो हमने देखा हुआ है,
वो स्ट्रीमलाइन होगा। और मुझे लगता है कि अगर सरकार का इंटेंट अच्छा है तो फैसले रिजल्ट्स भी लाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो सरकार ने क्या बोलते हैं, और उसके अलावा जो एक असामाजिक तत्व हैं, जैसे सरकार जब आई है उसके बाद से कई सारे उसका विरोध भी हो रहा है, और इस विरोध का फ़ायदा उठाकर सरकार को मलाइन भी करने की कोशिश की जाएगी। इवन सरकार से शह पाए हुए कुछ लोग, जैसे सरकार में या पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो गलत तरह की चीज़ें करते हैं, उनको भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। जैसे मोदी जी जब उन्होंने सेंटर पर रहते हुए कई सारे लोगों पर ऐसी लगाम लगाई जो बिना मतलब की बातें करते हैं और सरकार को भी मलाइन करते हैं और सरकार की इमेज भी ख़राब करते हैं। तो उनको एक प्रॉपर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की अगर उनको जिम्मेदारी दी गई है तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको बहुत मजबूती से निभाना पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि आप गौरक्षकों की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, काउ विजिलेंटेस जो हैं और भी कई हिंसक तत्व हैं जो मतलब अपने जो दुश्मनी निकालने के लिए लोगों से, वो क्या कहते हैं, सरकार का जो सिंबलिज्म यूज़ करके अपनी दुश्मनी निकालते हैं, जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन जो उन पर आरोप लगाने वाले हैं वो सीधे उंगली सरकार पर उठाते हैं। चलिए आपकी बात समझ में आई कि आप कानून व्यवस्था को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड हैं। धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ की छवि आपके दिमाग में 15 दिन में कैसी बन रही है? देखिए, अगर जब भी कोई कहते हैं कि नई दुल्हन आती है तो चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती है, रोटियाँ कम मिलती है। जब भी कोई नया जॉब चेंज करता है तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, अपना वर्क क्षमता दिखाने के लिए वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। लेकिन उस ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं। अगर आप बिना सोचे समझे कोई फैसले लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। जैसे इन इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि हम जितने भी स्लॉटर्स हैं बंद कराएंगे, लेकिन सरकार बनते ही वो चेंज हो गए। अब वो रुक गए वैध और अवैध के ऊपर। क्या मैं जानना चाहूँगा कि जो गौ माता जो इलेक्शन से पहले कटती थी, वैध के अंदर कटती थी, अवैध के अंदर कटती थी, गौ माता तो गौ माता है। वैध के अंदर जो कटने वाली क्या गौ माता नहीं है? वो भी गौ माता है। अगर आप रिलीजियस तौर पे इसको लगाना चाहते हैं बैन, तो आपको वैध और अवैध दोनों के ऊपर लगाना पड़ेगा। आपने जब बात कही थी मैं स्लॉटर्स पे हम वैन लगाएंगे, तो आपको दोनों पे लगाना है। वैध में के अंदर गाय भैंस नहीं कटती हैं, वहाँ भी तो गाय, वो भी तो गई माता है। वहाँ पे ये तो है नहीं गाजर मूली कट रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के अन्य और भी फैसले हैं जिनपे आपकी? एक अभी उन्होंने फैसला लिया है जो किसानों के कर्ज माफ़ी का, मैं उसका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। लेकिन वो भी कहीं आंकड़ों के अंदर फंस कर न बैठ जाए। उसके अंदर कुछ आंकड़ों की हेराफेरी गई थी जिसमें जो सिर्फ 35% किसानों को फ़ायदा मिल रहा था। जैसे कि उसमें कुछ था कि आपने अगर भैंस खरीदने के लिए पैसा लिया है या इंजन खरीदने के लिए पैसा लिया है या इस टाइप से कुछ लिया है तो उनके ऊपर कर्ज माफ़ी लागू नहीं होगी। भाई किसान है, किसान तो जो कर्जा लेगा वो अपने पशुओं के लिए लेगा, इंजन के लिए लेगा या अपने जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनके लिए लेगा। अगर वही उस चीज़ से हट गई और फिर ऊपर एक लग गया एक बैन कि 1 लाख की टैपिंग लगा दी गई कि 1 लाख से, भाई आपने जो इलेक्शन के अंदर क्या था, कर्ज माफ़ी बात की थी, 1 लाख की टैपिंग की बात नहीं की थी। और उसके ऊपर एक आरबीआई का भी एक डिसीजन आया है कि उसमें कुछ अड़ंगा लगाया है। तो मुझे लगता है अगर ये होता है, इम्प्लीमेंट होता है रियल में, अगर पब्लिक के पास इसका फ़ायदा पहुंचता है तो वाकई में ही काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपने जो बोला कि कैटेगराइज कर दिया गया है, तो अगर सरकार पूरे लोन्स माफ़ कर देगी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था कि जो बैंक है वो डरे हुए हैं कि अगर सरकार सभी फार्मर्स के लोन्स माफ़ कर देगी तो सरकार के पास जनता के लिए जो और सुविधाएं हैं प्रोवाइड कराने के लिए, उसके लिए पैसा नहीं होगा। सरकार फिर फार्मर्स का लोन भी माफ़ करती रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर फार्मर का लोन माफ़ करेगी तो गड़बड़ होगी। उन्हें जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनका लोन माफ़ करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि माफ़ नहीं करें, उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए लोगों के वाक्य में ही माफ़ होने चाहिए। सिर्फ चुनावी घोषणाएं बन के रह जाए और रियल में माफ़ ना हो पाए, मेरा पॉइंट वो है। इस विषय पर असीम कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने करीब 86 लाख किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है और इससे करीब 36,000 करोड़ का सरकार का एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये बाकी जो सुविधाएं हैं उस पर भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने फार्मर्स को पहले प्रेफरेंस दिया बिकॉज ये उनके मैनिफेस्टो में था। तो सरकार ने अपना वादा पूरा किया है, परंतु मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार की जो वित्तीय पोजीशन है इससे बहुत ही वीक हो जाएगी। बिकॉज
अगर आप 36,000 करोड़ अपने एक्सपेंडिचर में से हटा के और किसानों को दे देते हैं तो आप डेवलपमेंट में क्या खर्च करेंगे। उसके अलावा इसी स्टेप का एक डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको ये लगेगा कि ये सरकार हमारा कर्ज माफ़ करेगी, तो वो हमेशा कर्ज लेने की जी लोन वेवर के पक्ष में नहीं जी उनको लगेगा कि सरकार हमारा हर इलेक्शन के बाद कर्ज माफ़ कर देगी, तो हमें उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो बैंक्स हैं उनकी जो बुक्स है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आगे पॉलिसी जो है ये बहुत ही सोशलिस्ट किस्म का अप्रोच है जो कि पुराने टाइम में होता था। जी अब आज के ज़माने में ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, इन्होंने एक्चुअली अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर कर दिया था, बट उसको इम्प्लीमेंट भी किया, ये अच्छी बात है, लेकिन जो इसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ेगा स्टेट के फाइनेंसिस पे वो बहुत ही बुरा पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सरकार लोन माफ़ी भी करती है तो सरकार को एक थरो रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये घटनाएं सामने आती हैं कि किसान आत्महत्या कर लेता है और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 10-20 हज़ार रुपये की अगर उसके मदद मिल जाए तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होगा। तो मुझे लगता है सरकार को एक थरो रिसर्च करना चाहिए कौन एक्चुअल में ज़रूरतमंद है। हर किसी को अगर आप एक वेव में लोन माफ़ कर देंगे तो सरकार ही कंगाल हो जाएगी। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में अगर कदम उठाए जाएंगे तो मुझे लगता है उसका पॉजिटिव फ़ायदा मिलेगा। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग आर्थिक जो सरकार के फैसले हैं उसकी कमोबेश तारीफ कर रहे हैं, लेकिन रोमियो स्क्वाड और स्लॉटर पे ओपिनियन बटे हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि रोमियो पुलिस वालों ने कहा था कि जो कोई बेकसूर लोगों को पकड़ेगा उन पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई होगी, और ऐसा उनके मंत्री ने भी कहा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो फैसला पुलिस डिपार्टमेंट जो है इतना आंख मूंद के करेगा यूपी में, और 20-22 करोड़ के स्टेट में बहुत ऐसी घटनाएं नहीं आई हैं। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे योगी आदित्यनाथ ने जो 8-10 फैसले किए उस पर कौन कौन से ऐसे इशू हैं रोमियो स्क्वाड के अलावा या स्लॉटर हाउस के अलावा जिस पे आपको सहमति नहीं है? बाकी इश्यूज पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन के ही थोड़े से फ्लॉज हैं। प्लानिंग होनी चाहिए, अगर प्लानिंग होगी तो वही फार्मर्स वाला भी ग्रेजुअली हो सकता था, धीरे धीरे हो सकता था। फार्मर्स का तो उन्होंने धीरे ही कर दिया, 1 लाख कर दिया, जो कि उम्मीद लोगों को बहुत ज़्यादा थी। जी, लेकिन वही है ना, एकदम से अनाउंसमेंट हो रहा है बैक टू बैक, विद इन 15 days 9 डिसीजंस हैव बीन मेड। मैनिफेस्टो में था, 4 महीना पहले से लोगों को तय था कि अगर ये जीत के आएंगे तो ये करेंगे। क्या आपका कहना है? ये कह रही हैं कि तेज़ी से फैसले लिए गए हैं। अगर आपको याद हो, मतलब मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था कि जब मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले यही लोग सवाल पूछ रहे थे, लोन कब माफ़ होगा, लोन कब माफ़ होगा। मतलब हफ्ते भर अगर कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई तो लोग परेशान हो गए थे। न्यूज़ चैनल्स भी दिखा रहे थे कि ये योगी की कैबिनेट मीटिंग क्यों नहीं हुई, योगी की कैबिनेट मीटिंग क्यों नहीं। तो मुझे लगता है सरकार ने काफ़ी सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाई है। इसीलिए भाई साहब भी कह रहे थे कि बहुत कम लोगों के लोन माफ़ हुए, सबके नहीं हुए। तो इन सब चीज़ों को सोचने समझने में, फैसला करने में सरकार ने अच्छे से टाइम लिया था, 1 हफ्ते का टाइम लिया था, उसके बाद ये फैसला आया था। आई थिंक जैसे कि ये वाले स्कीम्स हैं, गुटखा बैन कर देना या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो वाले एकदम से लेने में इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन कोई भी चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी वो पूरी कंट्री पे इफेक्ट करता है, नॉट जस्ट अ स्टेट। सो अगर यूपी से मुझे इंडिया को इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा जितना हो रहा था, तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट द होल कंट्री इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उस केसेस में यू हैव, मतलब अब मिनिस्टर, द लीडर, उसको इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ओवरऑल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए या कुछ इलीगल बैन नहीं करना चाहिए, पर उसके प्रोज कॉन्स, कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज़ द मेन थिंग। वो देखना, पढ़ना। एक इस चीज़ को बोलते हैं कि रिसर्च में भी एक पायलट स्टडी होती है, उसमें चेक किया जाता है ये कितना वर्क करेगा। जैसे आप गवर्नमेंट ने ऑड एंड इवन ड्राइव को पायलट स्टडी किया था, फिर दे डिडंट इम्प्लीमेंट इट। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट शुड रन। अनुमिका, आप कुछ करना चाहेंगी? आपके पास कुछ मुद्दे हैं? धर्मेंद्र जी, एक पान मसाले के ऊपर इन्होंने बैन किया, वो एक अच्छा डिसीजन है,
लेकिन जो यूपी की बैकग्राउंड है वो पान मसाला रग रग में बसा हुआ है, उसे एकदम निकालना एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्ट है। लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट में हूँ। जो चीज़ नुकसान करती है वो नुकसान करती है, उसे बैन कीजिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके दाम बढ़ा दीजिए या मैन्युफैक्चरिंग पे बैन लगा दीजिए, उसके सेल परचेज पे बैन लगा दीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि स्कूल के अंदर ना खाएं, वहाँ कर, वो ठीक है, वो डिसीजन अच्छा है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर तरीके से बैन किया जाए उसे। सरकार को लोगों की आदतों पे लगाम नहीं लगाना चाहिए। आदतों पे नहीं, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करना एक अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ करवाना चाहूँगा मैं, जो एंटी रोमियो इन्होंने स्क्वाड बनाया था, एंटी रोमियो का मतलब था कि छेड़छाड़ के ऊपर लगाम लगाना, कि आपने स्कूलों के ऊपर जो झुंड लड़कों के झुंड, जो आवारा लड़कों के झुंड खड़े रहते हैं उनको उड़ाएं, ताकि हमारी बहन माँ बेटियाँ बहनें सुरक्षित रह सकें। लेकिन उसकी आड़ में जो एक मॉरल पुलिसिंग की जा रही है वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो आपकी आज़ादी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जो मॉरल पुलिसिंग की जा रही है, आपके ऊपर एक प्रतिबंध लगाया जा रहा है, आपके पीछे आप जो है अपनी बहन के साथ रोड पे नहीं निकल सकते। अगर मैं अपनी बीवी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ तो आपको बोला जाएगा सर्टिफिकेट दिखाइए मैरिज का। क्या आप मूवी देखने जाएंगे? मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप मूवी देखने जाएंगे, आप मैरिज सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे? सोचने वाली बात ये है कि मैसेज क्लियर क्यों नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर का मैसेज इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी इंसान वो गलती करे ही नहीं। मैं एक पुलिस ऑफिसर से एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो गलती करे, वो तो हमारे रक्षक हैं, तो उन्हें हम भक्षक के रूप में कैसे देख सकते हैं? हम उन्हें भक्षक के रूप में नहीं देख सकते। उनके पास वो एबिलिटी, वो थिंकिंग होनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि उन्हें लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अदरवाइज वो पुलिस ऑफिसर्स के नाले लायक ही नहीं है। अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते सिटीजन्स को, बी इट माइनॉरिटी, बी इट रोमियो जूलियट स्क्वाड पीपल और एनीवन। आपका कहना है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए देश में? मैसेज क्लियर आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट से इतना क्लियर मैसेज होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो एग्जीक्यूशनरी स्टेज पर गलती करने की, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई आईएएस ऑफिसर हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी मतलब पुलिस की जो व्यवस्था है, हम सभी जानते हैं कि पुलिस कितनी करप्ट हो रखी है। रूटेड करप्शन है पुलिस डिपार्टमेंट में, और कई मतलब आप देखते रहेंगे यूपी से कई खबरें भी आती रही हैं कि जो सरकार ने कई सारे पुलिस के लोग जो है भ्रष्टाचार करके भरे हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि कितना सही है या कितना गलत है, लेकिन मैंने भी ग्राउंड पे देखा हुआ है, मैंने रिपोर्टिंग भी की हुई है कि बहुत सारा करप्शन व्याप्त है। और ऐसी पुलिस को अगर आप कोई भी बात बोलेंगे, कोई भी एक स्ट्रिक्ट फैसला लेंगे, तो वो करप्शन वहाँ पर भी आ जाता है। मैंने अपनी सिस्टर से, खुद की सिस्टर से बात की, वो बोली कि पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं लोगों से, इसी का फ़ायदा उठाकर। तो ये सरकार, हालांकि हाँ, सरकार को और ज़्यादा स्ट्रिक्टली पुलिस को बोलना चाहिए ये चीज़ें, लेकिन पुलिस को भी एक बार अपने कॉन्शियस को खंगालना चाहिए। नहीं, हाँ, रिफॉर्म की ज़रूरत है, कॉन्शियस तो होना ही चाहिए। जो बात कर रही है वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री के दायरे की बात नहीं है। नहीं, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। रिपोर्ट 1960 से धूल खा रही है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। तो मैं आप लोगों की जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि पुलिस सिस्टम में, जो पुलिस सिस्टम अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है, उसमें पूरा रिफॉर्म की आवश्यकता है। और वो रिफॉर्म की कई रिपोर्टें हैं जो कि केंद्र सरकार के ऑफिस में धूल खा रही हैं, और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने आज तक जरूरत नहीं समझी कि उसे रिफॉर्म किया जाए। नहीं, क्योंकि वो, मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये समस्या तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से संबंधित फिर नहीं हुई। नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, हाँ, योगी आदित्यनाथ से हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम योगी आदित्यनाथ से संबंधित है। जब नहीं, एक राज्य रोमियो के आड़ में अगर मॉरल पुलिसिंग करी जा रही है तो वाकई में उससे संबंधित। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो पुलिस रिफॉर्म चलते हुए एक गाय को लेके जा रहे हैं और आपको मार दिया जाता है, क्या आप गाय को लेकर रोड पे नहीं जा सकते? क्या एक फार्मर है, हम दूध का धंधा करते हैं, दूध बेचते हैं, तो क्या मैं गाय को लेकर नहीं जा सकता? नहीं, आप जा सकते। और उसके ऊपर एक हिंदू उसके अंदर जाता है, उसको भगा दिया जाता है, लेकिन टारगेट किया जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। मैं राजस्थान की घटना की बात करूँ, अलवर के ऊपर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो इट्स अ मॉरल पुलिसिंग। आपके हाथ में, आपको कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है एक कानून के आड़ में। अगर कोई कानून बनता है, गौरक्षा का कानून है, ठीक है,
उसके ऊपर कानून अपना काम करेगा। आप जब पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि ये आप इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही से मारपीट कीजिए, रोड पे ही आप उसको रोड पे ही निपटा दें। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मुझे कहने दीजिए, मैं मॉडरेटर ही नहीं रहूँगा। यहाँ पे गौरक्षक जब हमला करते हैं किसी ट्रक वाले पे तो वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जब सरकार उसी वैध स्लॉटर हाउस पे कार्रवाई करती है उसका क्यों विरोध होता है? सरकार तो कानूनन काम कर रही है, जिस कानून का उल्लेख भारत के संविधान में है। अवैध ही कर रही है ना। अवैध पर कार्रवाई किया यूपी सरकार ने, 108 या 9 जिसको भी बंद किया है, उत्तराखंड में भी बंद किया गया है, उसका क्यों विरोध हो रहा है? आप एकदम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 4 महीना पहले उसने, आप कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, आपका घर इलीगल है, आपको नोटिस दिया जाता है कि आपके अंदर 1 हफ्ते का नहीं, टाइम है। यूपी सरकार ने कहा है, नहीं तो आपका घर गिरा यूपी सरकार ने कहा है कि जो भी स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं वो सारे नियम के तहत किए गए। इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहले आप नोटिस इलीगल देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, सर, इस टाइम के अंदर सर बंद कीजिए। इलीगल काम को बंद करने के लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। बंद नहीं कर सकते सर, आप अगर रोड पे कब्जा कर लें, मैं सड़क पर घर बना के रह रहा हूँ, हाँ, माना वो इलीगल है, लेकिन देखिए, मेरा घर है। घर बनाना जो है ना, घर को उजाड़ने के अलग नियम है, तो वो भी धंधा, ठीक है। वो भी उनका धंधा कैसे है सर? यहाँ पे आप कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को। वो भी काम है। मैं शराब की दुकान इलीगल खोल लूं और मैं ये दावा करूं कि ये मेरा रोजगार है, ये नहीं हो सकता। 2 पैरामीटर कैसे होंगे? अगर गौरक्षक अगर किसी पे, हाँ नहीं, आप करिए। सी इलीगल आया ही क्यों एग्जिस्टेंस में, और अगर आया भी तो इतने साल बाद वी आर वेकिंग अप कि इलीगल चीज चल रही थी इंडिया में इतने सालों से। नहीं, मैं उनके लिए, उसके लिए उनको नहीं, मैं सबको ही क्वेश्चन कर रही हूँ। एक बात बताइए, वो इलीगल लीगल में क्यों कन्वर्ट हुआ? पहले जब आपका मुद्दा था गौरक्षा, लेकिन अब वो लीगल में क्यों हुआ? मैं लेकिन अब लीगल में क्यों कन्वर्ट हो गया? मुद्दे पे तो मैं सहमत हूँ। हाँ, अब बताइए, अपने जवाब की रक्षा कर रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जहाँ सरकार कानून के दायरे में बात कर रही है उसका आप किस आधार पर विरोध कर सकते हैं? देखिए, ऐसी बहुत सारी इलीगल चीजें हैं जो इंडिया में चल रही हैं, सब तो बैन नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। होना चाहिए। इलीगल है, रिश्वत लेना देना इलीगल है, क्या वो बंद? बिल्कुल, क्या वो बंद हो गया? नहीं, आप जिस तरह आप रातों रात उसे बंद कर सकते हैं। क्या करना इलीगल है, क्या वो बंद हुई? आप जहाँ डिबेट को ले जा रहे हो, नहीं, वो बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट, आप जो बात यहाँ ले जा रहे हैं ना डिबेट को, वो ये कह रही है कि 302 खत्म कर दो। आप डेंजरस तरीके से बात को ले जा रहे हैं। मेरा कहना, हत्या करना भी इलीगल है, क्या बंद भी? रेप करना इलीगल है, बंद भी? क्या कानून हटा दिया जाए रेप के खिलाफ? लेकिन आप उसके ऊपर सख्ती लेंगे, उसके ऊपर सख्ती लेंगे। वही है, बहुत सारी चीजें हैं जो इलीगल है। अनऑथराइज्ड लैंड पे लोग बना लेते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का होता है, वो उधर कुछ और बनाते हैं। हाँ, लेकिन नोटिस दिया जाता है, ये नहीं कि लोगों को घर तोड़ दे। इट इज नॉट पॉसिबल। मानवता के अगेंस्ट में आता है। ट्रू। बोलिए। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इन बूचड़खानों को बंद कर देते हैं तो सरकार को बूचड़खानों को बंद करने से पहले उनका जो दूसरा रोजगार है जहाँ पे वो अपना पैसा कमा सकते हैं, उसका पहले उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब जाके बूचड़खानों को बंद करने का स्टेप उठाया जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो सरकार ने बूचड़खाने एकदम से बंद कर दिए हैं अपने पावर में आते ही, इससे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जितने भी लोग हैं इस धंधे में, बूचड़खाने के धंधे में, वो बेरोजगार हो गए हैं। तो अब एक तरफ तो आप मीट बैन की बात करते हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया नंबर 1 है एक्सपोर्ट में, मीट एक्सपोर्ट में। आप उस पर बैन लगाइए। जी एक्चुअली धर्मेंद्र जी, वो वोटरों को लुभाने का तरीका था जो बीजेपी ऑब्वियसली करने वाली थी, लेकिन बीजेपी एक तरफ तो आप बीजेपी सब्सिडी दे रहे हैं बूचड़खानों पे, एक से मशीनरी लेके आ रहे हैं बूचड़खानों। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बूचड़खाने बंद करने की बात कर रहे हैं। अगर उनको आपको मुद्दा रखना है तो एक तरफ ये, अगर उनको करना है, आपको गौहत्या बंद करनी है तो आपके लिए उसको सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा और उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप वैध और अवैध में क्यों हो गए? एक तरफ सब्सिडी दे रहे हैं और एक तरफ आप नंबर 1 बनते जा रहे हैं, हमारे देश को नंबर 1 बना रहे हैं बीफ एक्सपोर्ट के अंदर, और दूसरा बीच बूचड़खाने बंद करने की बात कर रहे हैं। आपका तो स्टेप है, आप किस तरफ स्टैंड कर रहे हैं? इंडिया की डेवलपमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लखनऊ का पूरे शॉप्स बंद हो गए एक रात में, क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरी लखनऊ एज अ सिटी पर? आई वांट टू नो दैट। कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा होगा। एक नाइट में लाइक डिमोनेटाइजेशन रात को 11 बजे अनाउंस हुआ था, सुबह कंट्री में अलग ही माहौल था। हमारे बहस का मुद्दा डिमोनेटाइजेशन नहीं, फॉर एग्जाम्पल डिरेल हो जाएंगे अगर हम इस मुद्दे में पड़ेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला था, उसका आदित्यनाथ से कोई लेना देना नहीं। इसलिए बेहतर है कि हम लोग फोकस करें। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो एक ओवरनाइट स्टेप लिया गया इलीगल स्लॉटर हाउस का? देखिए, जितने लोग बूचड़खानों में काम कर रहे थे और उनसे भी जुड़े रोजगारों में थे, इवन की जैसे लेदर इंडस्ट्री जो बूचड़खानों से रिलेटेड है, तो उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ा है। और
मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा कि सरकार को पहले ये सोच समझ के पूरा इसका जो पूरा इफेक्ट होता है वो देख के पूरा एग्जामिन करके तब इनको डिसीजन लेना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको अनाउंस कर दिया था, बहुत अच्छी बात है। हर पार्टी का और हर सरकार का अपना मैनिफेस्टो होता है चुनाव में उतरने से पहले, परंतु सरकार को ये भी देखना चाहिए था कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है, और सरकार को इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हुए फिर इसको शायद सरकार के अपने सत्ता में आने के शायद 1-2 महीने बाद, शायद 6-7 महीने बाद इम्प्लीमेंट कर सकते थे। पहले इसको प्रॉपर तरीके से इसको एग्जामिन करके और प्रॉपर रिपोर्ट बना के और लोगों को इससे इन्फॉर्म करके, इस धंधे से जुड़े लोगों को इन्फॉर्म करके कि ऐसा होने वाला है, ताकि आप अपना रोजगार का इंतजाम कर सकें। तो मेरा ये टेक है इस बात पे। थैंक यू। मैं बस अंत में ये कहना चाहूँगा कि सरकार को अभी 15 दिन से 2-4 दिन ज़्यादा 15-17 दिन हुए हैं और सरकार ने कई सारे अच्छे फैसले लिए हैं। सरकार का फोकस, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सरकार का फोकस फार्मर्स, बिजली, सड़क, पानी, जो बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, बिजली पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों के जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए सरकार ने आज काफ़ी सारा फंड अलॉट किया है। शुगर केन जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो चीनी मिलें हैं, उनको सरकार ने डायरेक्ट किया है कि फार्मर्स का जितना भी बकाया है वो 120 दिनों में पे कर दिया जाए। तो मुझे लगता है ये कुछ एक स्टेप्स ऐसे हैं जो ग्राउंड पर लोगों की सिचुएशन जो है बेहतर बनाएंगे। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे योगी सरकार बहुत अच्छी होगी। अभी 5 साल हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं, और अगर वो अच्छा करेंगे तो 2019 में रिजल्ट हमारे सामने होगा। फिर से एक बार ये चर्चा करेंगे। हाँ, और फिर से हम ये चर्चा करेंगे। माइनॉरिटीज के लिए सिक्योरिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप अपना एज अ माइनॉरिटी आई वांट टू फील सिक्योर इन उत्तर प्रदेश। मैं जब भी रोज दिल्ली से रोज नोएडा आती हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं यूपी में। रोमियो स्क्वाड के आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का आज तक चर्चा देखने के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ विद सुशांत जी और सभी साथियों के साथ। थैंक यू।